and good morning my dear students. This is me Mudita and welcome on my channel Mudita IS Warriors. क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 51 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए आपको दी गई है। सो बच्चों, आपको अपना नाम और क्लास टीचर का नाम फिल कर लेना है। हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मतलब आपको इसमें कंटेंट को समझना पड़ेगा, बेसिक्स को समझना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हेरिडिटी और इवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी थी लास्ट वर्कशीट में। आपको याद होगा, नहीं याद है तो पहले आप रिकॉल कर लें, वो वाला वर्कशीट देख लें कि वेरिएशन मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मतलब क्या होता है। उसके बाद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स को हम समझेंगे। और ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और सेग्रीगेशन क्या होता है, दोनों लॉ को हम समझेंगे। डोमिनेंस मतलब वो होता है कि जो करेक्टर न्यू जनरेशन में आते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके अंदर कुछ फीचर होंगे जो आपके पेरेंट्स से आए होंगे। जैसे किसी की आईज होती है, कहते हैं ना पापा से आंखें मिलती हैं, मम्मी से मिलती हैं, तो वो डोमिनेंस करेक्टर होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट टू जनरेशन में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये ए बी है, ये जनरेशन 1 है, ठीक है, और जब इनकी जनरेशन आएगी सी डी, तो ये जो जनरेशन आएगी कुछ करेक्टर ऐसे होंगे जो इस जनरेशन में भी होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गया, कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं। और सेग्रीगेशन ये भी हम समझेंगे। Mendel used plants that were pure breeding for a trait and considered contrasting character। तो जो मेंडल थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया, प्लांट्स पे किया, क्योंकि ह्यूमन में ना इतनी जल्दी जल्दी तो न्यू जनरेशन आती नहीं है, तो स्टडी करना थोड़ा लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, क्योंकि आपको पता है न्यू जनरेशन आएगी फिर अगली न्यू जनरेशन। पर प्लांट्स में ये कम पीरियड में स्टडी किया जा सकता है कि प्लांट्स की अगली जनरेशन आ गई फिर अगली जनरेशन, ठीक है। और आपको पता है प्लांट्स में क्रॉस ब्रीड करवाया जा सकता है कि कुछ फीचर वाले ये प्लांट है, इसको अगर हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए एक ये प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट है, तो इसमें कुछ फीचर अच्छे होंगे, इसमें कुछ फीचर अच्छे होंगे, तो क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं, इसके सीड्स ले लेते हैं, इसके सीड्स ले लेते हैं, दोनों को मर्ज करके नए तरह के सीड बनाते हैं, एक साथ उगाते हैं, तो उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लांट्स के साथ ईजिली की जा सकती हैं। तो प्लांट के साथ इन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और ही क्रॉस्ड प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर विद एंड स्टडीड द प्रोगनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंड कैलकुलेटेड रेशो ऑफ प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स लिए, प्लांट्स के करेक्टर्स को स्टडी किया और क्रॉस्ड किया। क्रॉस्ड मतलब जैसे कि कुछ फीचर वाले ये प्लांट्स थे और कुछ फीचर वाले ये P2 प्लांट थे, इन दोनों को आपस में क्रॉस किया, ठीक है, और जो नए तरह के आए उसमें उनकी दोनों जनरेशन पे स्टडी की, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। और आपने इसका सिंपल उदाहरण देखा होगा कि जैसे कि रेड रोज़ होते हैं, ठीक है, रेड रोज़ होते हैं, वाइट रोज़ होते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनकी जो स्टेम होती है आपस में मर्ज करके उस पर पट्टी कर देते हैं, और उसके बाद कुछ एक प्रोसेस होता है जिसके बाद न्यू तरह के रोजेज़ आते हैं, उनका कलर थोड़ा पिंकिश होता है। तो ये अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मेंडल ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और मटर के प्लांट्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फ्लावर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, और उसका जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने स्टडी किया कि जो फर्स्ट जनरेशन आई, दैट मीन पहले कुछ पीसीस को लिया, जैसे कि ये कुछ प्लांट है, ये कुछ प्लांट हैं, इनको क्रॉस किया, जो जनरेशन आई उसे हमने जनरेशन 1 बोला, इसको उन्होंने स्टडी किया। अब जनरेशन 1 को फिर से इन्होंने नई के साथ क्रॉस किया, और फिर जो जनरेशन आई G2 उसको स्टडी किया कि क्या क्या करेक्टर हैं जो जनरेशन 1 में आए और क्या क्या करेक्टर है जो जनरेशन 2 तक पहुँचे। इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया मेंडल्स ने। तो चलिए देख लेते हैं मेंडल्स का क्या एक्सपेरिमेंट है, उसको थोड़ा समझते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल विद हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स uncovered the secrets of heredity और how parents pass characteristic to their offsprings। जो मेंडल हैं उन्होंने बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया और जो ये राज है, राज पर से ये पर्दा उठाया कि किस तरीके से जो हेरिडिटी है, मतलब
कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, ठीक है, बच्चे में जाते हैं। और ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया ना बेटा, ये केवल प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल भी है, ठीक है, सबके लिए, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल था। तो इन्होंने बहुत ही जो राज था इसमें से पर्दा उठाया कि किस तरीके से जो हेरिडिटी चलती है, कि आपके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें जाएंगे, कुछ कैरेक्टर अलग आएंगे, आपके बाद की जो जनरेशन आएगी उसमें भी वो कैरेक्टर्स जाएंगे। तो इस पूरे स्टडी को इन्होंने खोल के रख दिया। मेंडल नोटिस दैट द प्लांट इन हिज गार्डन वर नॉट द ब्लेंड ऑफ द पेरेंट्स। For example, a tall plant and a short plant had offsprings that were either tall or short but not medium in height. जैसे कि उन्होंने एक चीज़ को स्टडी किया कि देखिए कि कुछ प्लांट्स हैं वो शॉर्ट थे और कुछ प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल थे। तो जो इनके बाद की जनरेशन आई, जो टॉल और शॉर्ट प्लांट के बाद की जनरेशन आई, इनके बच्चों की जनरेशन आई पौधों की, तो उसमें या तो पौधा लंबा ही था और या तो पौधा छोटा ही था। कोई पौधा ऐसा नहीं था जो मीडियम हाइट का हो, ठीक है। मतलब एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट शॉर्ट था। जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स हुए, या तो वो प्लांट्स लंबे थे या तो वो प्लांट छोटे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मीडियम हाइट के हों। सच ऑब्जर्वेशन लेड मैंडल टू रिसर्च फर्दर। इस ऑब्जर्वेशन ने मैंडल को और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। ही डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट टू फाइंड आउट अदर कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है कि टॉल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है और उनकी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो भी टॉल या शॉर्ट आ रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट करेंगे पी प्लांट के साथ, यानी जो मटर के प्लांट होते हैं उनके साथ डीपली एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको वो स्टडी करके बाहर निकालेंगे, यानी कि सामने लेके आएंगे। तो उन्होंने किसको चुना था, पी प्लांट को चुना था, यानी कि मटर के पौधे को चुना था। प्लांट्स टू फाइंड आउट हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड, मेंडल एक्सपेरिमेंटेड विद ऑलमोस्ट 30,000 पी प्लांट ओवर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। उन्होंने लगभग 30,000, ठीक है, नॉट अ शॉर्ट अमाउंट, 30,000 पी प्लांट्स ओवर नेक्स्ट ईयर्स। कुछ सालों तक उन्होंने लगभग 30,000 पी प्लांट यानी मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया और उस रिजल्ट को वो रिकॉर्ड करते गए और अपनी स्टडी में शामिल करते गए। Based on his experiment, he formulated some have which are very important in studying about heredity and inheritance। और इन्होंने इसके बाद हेरिडिटी और इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की और बहुत सारे फॉर्मूले बाहर निकाले। जो मेंडल थे जिन्होंने इतनी सारी एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्चुअल में अगर स्टडी की बात करें तो उन्होंने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। If we take example of plants that were cross pollinated with true breeding of violet flower with plant true breeding of white flower। इसके अलावा बताया जा रहा है इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और हम क्रॉस पॉलिनेटेड करते हैं, ठीक है, दो फूल के प्लांट को क्रॉस करते हैं आपस में, ठीक है, कौन कौन सा बता रहा है, एक तो वॉयलेट फ्लावर, एक है जिसमें वॉयलेट फ्लावर होते हैं प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग विद वाइट फ्लावर, और एक में होते हैं वाइट फ्लावर। द रिजल्टिंग हाइब्रिड F1 जनरेशन ऑल हैड वॉयलेट फ्लावर। तो जो जनरेशन आई फर्स्ट उसमें सारे फूल कैसे हुए, वॉयलेट, मतलब हमने लिया फूल, फ्लावर्स लिए, उसमें क्या था, एक जनरेशन मतलब एक में कैसा था, फूल वॉयलेट कलर के थे और एक में फूल कैसे थे, वाइट। जब हमने इनको आपस में क्रॉस किया तो जनरेशन 1 आई तो उसमें सारे फ्लावर कैसे थे, वॉयलेट कलर के थे। तो जो वॉयलेट कलर है वो क्या है, डोमिनेंट नेचर है, मतलब वही कैरेक्टरिस्टिक न्यू जनरेशन में आए। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन 3/4 of plants had violet flower while 1/4 had white flower, so approximately ratio was 3:1। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन G2 जनरेशन आती है तो उसमें क्या होता है कि अगर 3 पार्ट्स कैसे हैं, वॉयलेट है, तो एक पार्ट फ्लावर कैसे हैं, वाइट है, तो इसका मतलब जो रेशो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 3:1 आ रहा है। देखिए पहले हमने क्या किया, एक वॉयलेट फ्लावर था और वाइट फ्लावर था, इनको आपस में क्रॉस किया, G1 जनरेशन आई। G1 जनरेशन में जितने भी पौधे हुए सबका कलर कैसा था, वॉयलेट था। लेकिन जब G2 जनरेशन आती है, इसके बाद दोबारा से G2 जनरेशन आती है, तो उसमें लगभग 3 यानी 3 भाग, अगर हम किसी चीज़ के 3 भाग करते हैं तो लगभग जो 3 भाग थे वो वॉयलेट थे और एक भाग कैसा था, वाइट था। तो अगर इससे हम जनरल एक रेशो निकालें तो जनरल रेशो बनता है 3:1 का, 3:1 का रेशो बनता है सेकेंड जनरेशन में। तो ये एक्सपेरिमेंट पाया गया।
जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, वॉयलेट, और ये इमेज में दिखाया गया है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहली जनरेशन में सारे कैसे आते हैं, वॉयलेट आते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में वॉयलेट फ्लावर और ये वाइट फ्लावर। तो जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इसको क्रॉस ब्रीड भी करके दिखाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसका एक रेशो होता है कि टॉल प्लांट्स को, शॉर्ट प्लांट को, उसको कुछ रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ, मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो हमने समझ लिया। अब हमें देखना है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, डोमिनेंस मतलब क्या करेक्टर आते हैं उस चीज़ को। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन अ heterozygote when the two chromosome in the homologous pair are different, one is dominant and other is recessive। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि heterozygote when two chromosome of homologous part are different, one is dominant and one is recessive। ठीक है, अगर दो क्रोमोजोम मिलते हैं तो उसमें एक डोमिनेंस होता है, एक रिसेसिव होता है। मतलब एक का करेक्टर आएगा उन बच्चे में और एक का करेक्टर नहीं आएगा। जैसे कि ये दो हैं तो इनका जो करेक्टर है, जो न्यू जनरेशन है, उसमें से कुछ करेक्टर होगा जो आएगा और कुछ है जो नहीं आएगा। ठीक है, जो आता है उसको हम डोमिनेंस कहते हैं। one trait will conceal the presence of another trait for the some characteristic rather than both alleles contributing the phenotype dominant will have expressed exclusively। तो ठीक है, तो वही है इसी चीज़ को कि कुछ करेक्टर आते हैं, कुछ करेक्टर नहीं आते हैं। आगे इसको कैसे कैसे कौन कौन से करेक्टर आएंगे उस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे। द रिसेसिव एलेली विल रिमेन साइलेंट बट विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग बाय द सेम मैनर इन विच डोमिनेंट एलेली इज ट्रांसमिटेड। सेम मैनर में ही कुछ करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, कुछ करेक्टर हमें नज़र आते हैं, कुछ करेक्टर नज़र नहीं आते। देयर रिसेसिव ट्रेट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग्स दैट हैव टू कॉपी ऑफ दीज एलीज। दीज ऑफस्प्रिंग्स विल ब्रीड ट्रू व्हेन सेल्फ क्रॉस्ड। इसके बाद डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट समझाया है। डोमिनेंट का मतलब होता है द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन। वो करेक्टर, वो ट्रेट जो पहली जनरेशन में अपने आप नज़र आते हैं। जैसे कि हमने वॉयलेट और वाइट फ्लावर का जब क्रॉस करवाया तो जनरेशन में जो नज़र आ रहा था वो वाइट फ्लावर आ रहा था। जो वॉयलेट कलर था वो क्या था, डोमिनेंस था, जो अपने आप नज़र आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल राउंड सीड वॉयलेट कलर्ड फ्लावर, जैसे कि राउंड सीड हैं और वॉयलेट कलर्ड फ्लावर हैं। इसके बाद रिसेसिव का मतलब क्या होता है, द ट्रेट विच इज मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एल्कली वुड व्रिंकल सीड एंड वाइट कलर्ड सीड। इसका मतलब क्या है कि वो करेक्टर जो हमें ट्रेट की वजह से नहीं नज़र आ पाते, जो नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं आ पाते, वो रिसेसिव करेक्टर होते हैं। जैसे कि पेरेंट में एक की हाइट, ये फादर है, ये मदर है, एक की हाइट क्या है, टॉल है, एक की हाइट शॉर्ट है। जो जनरेशन आया न्यू, उसकी हाइट कैसी हुई, टॉल हुई। ठीक है, तो उसमें जो करेक्टर आया, फादर का करेक्टर आया, वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। और जो शॉर्ट वाला नहीं आया वो कैसा हो गया, रिसेसिव करेक्टर हो गया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो देखते हैं। मेंडल ऑब्जर्व दैट ट्रेट विच वर ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन हैड रीअपीयर्ड इन द F2 जनरेशन। मेंडल ने एक और चीज़ नोटिस की कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो F1 जनरेशन में भी आई और F2 जनरेशन में भी आएगी। दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट द पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेशन फ्रॉम ईच अदर during gamete formation so that only one alleles will be present in each gamete. Mendel proposed his law after offspring the pea plant with two different trait produce offsprings that all express the dominant trait but the following generation express the dominant recessive trait in 3:1। इन्होंने कहा कि अगर दो तरह के गैमेट्स मिलते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग्स आती है तो उसमें कैसा हमारा रेशो बनता है जीनोटाइप
3:1 तरीके का बनता है। ये उन्होंने ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट दिया कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें कुछ होगा, जो सेकेंड जनरेशन आएगी उसमें हमारा जो रेशो बनेगा वो 3:1 का बनेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा डीपली हमें तब समझ में आएगा जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लेंगे कुछ फ्लावर लेंगे, फ्लावर के प्लांट लेंगे, उसमें कुछ करेक्टर, 2 करेक्टर लिया कि भाई ये राउंड है, इसके बीज जो है राउंड हैं और इस कलर के हैं। एक में लेंगे कि भाई इसके सीड जो हैं ये व्रिंकल है और इस कलर के हैं। 2 करेक्टर इसमें, 2 करेक्टर इसमें। उसके बाद क्रॉस करके F1 जनरेशन में देखेंगे कि जनरेशन 1 जो आई उसमें क्या करेक्टर आए, फिर जनरेशन 2 में देखेंगे और फिर हम आगे इसका जो 9:1 वाला रेशो है उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये पूरा लॉ था। इसके बाद आज आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीलीज, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलीलीज क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड आपको क्रॉस शो करना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करना है, ठीक है, यानी जो 3:2 रेशो होता है वो आपको दिखाना है। डिफाइन हिट्रोजाइगस, हिट्रोजाइगस आपको दिखाना है। और ट्रेट में बी इनहेरिटेंट बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। बोल रहा है जो ट्रेट है वो इनहेरिटेड होता है लेकिन एक्सप्रेस्ड नहीं होता, ठीक है, जैसे कुछ कैरेक्टर नहीं आते हैं, उस चीज़ को जस्टिफाई करिए। तो आप कोई भी एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, उससे पहले आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज यानी कैब मैसेज है। मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स और 6 फीट, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है 2 मीटर्स या 6 फीट का फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। सो केयरफुली आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। 1 में आपसे बोला है व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीलीज, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलीलीज क्या होती हैं। तो डोमिनेंट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वर्जन्स ऑफ जीन्स, ठीक है, 2 अलग अलग तरह के जीन में जो करेक्टर आता है वो डोमिनेंट होता है। इंडिविजुअल रिसीव 2 वर्जन ऑफ ईच जीन नोन एज एलीलीज, जो किसी एक इंडिविजुअल में अलग अलग जीन के करेक्टर आते हैं तो उसे एलीलीज कहते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट। इफ द एलीलीज ऑफ जीन आर डिफरेंट, वन एलीली विल बी एक्सप्रेस्ड, इट इज डोमिनेंट जीन एंड द इफेक्ट ऑफ अदर एलीली कॉल्ड रिसेसिव मास्क्ड, ठीक है, यानी कि देखिए 2 हो गए अलग अलग तरीके के गैमेट्स या फिर अलग अलग तरह के जीन, जब ये मिलती हैं तो एक क्रॉस होता है और एक न्यू जनरेशन आती है। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग एलीलीज कहलाती हैं और जो कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस्ड होते हैं मतलब आपको नज़र आते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और दूसरा होता है जो आपको नज़र नहीं आते वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। ऐसा है कि कुछ कैरेक्टर जैसे ये फादर हैं, ये दोनों पेरेंट हैं, ये फादर हैं और ये मदर हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं। तो कुछ कैरेक्टर होंगे फादर के जो सामने से बिल्कुल आप में जो न्यू जनरेशन है उसमें नज़र आएंगे। कुछ कैरेक्टर हैं जो नज़र नहीं आएंगे, मदर के हैं पर वो कैरेक्टर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद जो जनरेशन आएगी उसमें हो सकता है वो कैरेक्टर नज़र आए। तो वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। अभी हो सकता है ना दिखे, वो मास्क्ड है, लेकिन आगे चलकर दिख सकते हैं। जैसे कि आपके अंदर कोई कैरेक्टर है वो आपके पेरेंट्स में नहीं है लेकिन आपके दादा दादी या नाना नानी में वो कैरेक्टर होगा, तो वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है कि पहली जनरेशन में नहीं आया लेकिन बाद में आ गया। तो ये आपका आंसर नंबर 1 है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला है ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखाते हुए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को शो करना है, बना के दिखाना है। तो देखिए इसमें मैंने वही एग्जांपल लिया है जो मैंडलीव ने लिया था पर्पल और वाइट फ्लावर का। हमने पहले पेरेंट्स लिए हैं, ये क्या है, पेरेंटल। मैंने फूल को, जो फ्लावर है उसको इस तरीके से दिखाया है, ये क्या है, फूल है। तो ये पर्पल फ्लावर है, ये देखिए मैंने पर्पल फ्लावर लिया है, वाइट फ्लावर लिया है। इसका जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब जब इसका क्रॉस कराते हैं तो ये हमारी F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में हमारे जो 4 फूल बनेंगे, 1 2 3 4, ये चारों फूल कैसे हैं, पर्पल हैं। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड है। चारों कैसे हैं, पर्पल हैं और F1 जनरेशन है। आगे अब ये जो पर्पल फूल आए हैं, ठीक है, हमने दोबारा क्या किया, पर्पल फ्लावर को पर्पल फ्लावर से ही क्रॉस ब्रीड कर दिया, यानी जो F1 जनरेशन हमें मिली थी उसको आपस में हमने क्रॉस करवा दिया। जब आपस में क्रॉस कराया तो हमारी जो F2 जनरेशन आई, इसमें देखिए 3 फूल हमारे पर्पल हुए और 1 फूल हमारा कैसा हुआ, वाइट हुआ।
ठीक है, तो ये आपको कलर रिप्रेजेंट करके ये क्रॉस सेक्शन दिखाना है। आप सिंबल किसी और तरीके से भी बना सकते हो, फूल का इस तरीके से बना सकते हो, बट आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि ये पर्पल है, ये वाइट है, ठीक है। और इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हो पीपी से, इसको पीपी से, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्रॉस का साइन इस तरीके से, जनरेशन, ये F1 जनरेशन, ये पेरेंटल है, ये पर्पल फ्लावर है, ठीक है। इसको पूरा आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, क्रॉस ब्रीड करा के दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। यहाँ आप F1 F2 जनरेशन लिखेंगे और बताएंगे कि इसमें जो रेशो आता है वो 3:1 का रेशो आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैनलीव ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया इसमें 3:1 का, देखिए 3 फ्लावर कैसे आ रहे हैं पर्पल और एक कैसा आ रहा है, वाइट आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है? अ हेट्रोजाइगस रिफर्स टू हैविंग इनहेरिटेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। क्या होता है कि जो पेरेंट है उसमें अगर अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं, इनहेरिटेंट हैं, तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक पेरेंट है उसके रेड हेयर हैं और एक है जिसके ब्राउन हेयर हैं, तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उसमें इसका थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर आएगा। अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वेयर एन इंडिविजुअल इनहेरिटेंट आइडेंटिकल फ्रॉम अ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। और जो बच्चे का होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो क्या है हेट्रोजाइगस? मतलब जो डिफरेंट जीन दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। पेरेंट में एक का हो सकता है रेड, एक का ब्राउन, तो ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बोला है ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। जो ट्रेट्स हैं मतलब फीचर हैं, करेक्टर हैं पेरेंट के, वो इनहेरिटेंट है, होते तो हैं पर कई बार नज़र नहीं आते, इस स्टेटमेंट को बताइए, ठीक है। मतलब कुछ करेक्टर हैं जो आपके डायरेक्ट आपके पेरेंट्स से आ गए, कुछ करेक्टर हैं जो नहीं आए हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते, तो वो आपको जस्टिफाई करना है। तो आप लिखेंगे अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस, द हिडन ट्रेट इज कॉल्ड रिसेसिव। वो ट्रेट्स, वो गुण जो आपके अंदर आए तो हैं पर वो नज़र नहीं आ रहे, एक्सप्रेस नहीं हो रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव। एंड द एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। एग्जाम्पल एक दिया है, When a tall plant was crossed with a short plant। एक हमने प्लांट लिया वो कैसा है? टॉल है। एक प्लांट लिया हमने जो कैसा है? शॉर्ट है। दोनों को क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसमें सारे प्लांट कैसे होते हैं? बट प्लांट वर ऑल टॉल। फर्स्ट जनरेशन जो जीवन पहली जनरेशन आई उसमें सारे पौधे कैसे हुए? सारे 4 पौधे हुए और सारे कैसे हुए? टॉल हुए, ठीक है। F1 जनरेशन। प्लांट्स वर क्रॉस द सेकेंड जनरेशन। उसके बाद हमने क्या किया? F1 जनरेशन को जब F1 जनरेशन से क्रॉस किया तो जो हमारी F2 जनरेशन आई वर नॉट ऑल टॉल, उसमें सारे प्लांट टॉल नहीं हुए। वेयर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट, वैसी 3:2 रेशो में टॉल और शॉर्ट हमें दोनों मिले। दिस शो दैट द F1 प्लांट हैड इनहेरिटेंट ट्रेट फ्रॉम द शॉर्ट प्लांट बट डिड नॉट एक्सप्रेस इट इज प्रेजेंस ऑफ टॉलनेस एंड द ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो देखिए, एक हमने टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट, आपस में इनका क्रॉस कराया तो हमें जो जनरेशन मिली उसमें हमें सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। यहाँ से आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो जनरेशन आई इसमें तो शॉर्ट का तो आया नहीं, तो जो शॉर्ट करेक्टर है वो रिसेसिव है, वो है पर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ टॉल करेक्टर आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हमने 2 टॉल को इसमें से ही लेके 2 टॉल को आपस में क्रॉस कराया तो हमारी जो जनरेशन आई उसमें 3 टॉल हुए, 1 शॉर्ट हुआ। इसका मतलब जो करेक्टर है वो है तो, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा है, आगे जनरेशन में नज़र आएगा, तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 51 सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है और आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, जिससे आपके लिए अच्छे वीडियो बनते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।